हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में मैं कल भी बता चुका था, आज सुबह ही बताया था मैंने। तो इससे पहले हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 1857 की क्रांति, जिसके दो वीडियो आए थे, और भारत में यूरोपियों का आगमन, उसके भी दो वीडियो आ चुके हैं। आपने दोनों वीडियो देखने हैं, मैंने प्रश्नों के माध्यम से पूरी कहानी समझाई है। तो आप लगातार इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो कुछ वीडियो आने के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको लगेगा आपका आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुका है। तो आधुनिक भारत में आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक से पहले एक बार देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे आयोग ने सिलेबस जारी किया है। तो आधुनिक भारत का ये आधुनिक काल है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियों का भारत में आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और व्यापारियों का आगमन, ये हम डन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद और भी टॉपिक है, इनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने एक टॉपिक और देखा था, ये ब्रिटिश शासन में जो पहला टॉपिक दे रखा है इन्होंने, 1857 का विद्रोह, कारण, मुख्य घटनाएं और प्रभाव, ये वाला टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास। तो इसमें सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व अतिवादी दल। आज ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट करना है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे, उसके बाद के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जैसे देखें बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये वाले टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद होम रूल लीग, लखनऊ समझौता 1917, ये सारे जितने भी सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक हम कंप्लीट करने हैं। आपने क्या करना है, लगातार बने रहना है, हमारे सारे वीडियो देखने हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। और रात 8 बजे लाइव हर दिन होती है क्लास लाइव, तो आपने लगातार आना है। सुबह 10 बजे परीक्षावाणी और रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट, जिसमें एक दिन चलता है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और दूसरे दिन चलता है हमारा आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट। आज आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट है, तो कल हम उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और कल सुबह 10 बजे परीक्षावाणी का अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तुरंत देखें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। और सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम में मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी हैं, तो वहाँ से आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसका आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जिसका पहला सवाल है, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एओ ह्यूम, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल है, कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, एओ ह्यूम, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो टाइम इज ओवर। अब मैं आंसर बताता हूँ। कांग्रेस का पिता कहा जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को। अब इनके बारे में सारी जानकारियां मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को 1912 में, अब स्टार्टिंग से आपको इतिहास बता देते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। तो उनकी स्थापना करने का श्रेय जाता है एओ ह्यूम को। तो 1912 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, 27वां अधिवेशन। तो उस 27वें अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस ने अपना पिता घोषित किया। अपना पिता घोषित किया। एओ ह्यूम की अगर जीवनी के बारे में पूछे, जीवनी यानी बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी होती है, वो आत्मकथा होती है। तो एओ ह्यूम की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न ने। इनका एक और उपनाम है एओ ह्यूम का, इनको शिमला का संत भी कहते हैं। शिमला का संत। शिमला का संत। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये किस पद पर थे? तो ये थे हमारे महामंत्री के पद पर। महामंत्री या सचिव के पद पर। कांग्रेस की स्थापना
28 दिसंबर 1885। एओ ह्यूम ने एक समाचार पत्र भी निकाला था, उसके बारे में पूछ सकते हैं। उस समाचार पत्र का नाम है लोकमित्र। लोकमित्र। और अगर पूछेंगे एओ ह्यूम किस देश का निवासी था, तो ये था स्कॉटलैंड का निवासी। स्कॉटलैंड का निवासी। स्कॉटलैंड का निवासी। और इसकी जीवनी किसने लिखी? विलियम वेडर बर्न ने। उम्मीद है जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप शॉर्ट शॉर्ट में जरूर लिखते रहें। अगले सवाल पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम पारसी या फारसी अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, रहीमतुल्ला सयानी, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे नए पॉइंट मिलने वाले हैं आपको। कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और रहीमतुल्ला सयानी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, रहीमतुल्ला सयानी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब मैं बताता हूँ। कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और ये जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था अगर पूछेंगे, तो इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। उस 1886 वाले अधिवेशन की ही अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ये पहले फारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछे 1886 वाला ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन 1886 में हुआ था। ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। जब कांग्रेस बनी थी तो स्टार्टिंग में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। तो दादा भाई नौरोजी के ही कहने पर इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका एक बहुत फेमस उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का एक उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछें कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी, तो 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 1886 में बने पहले, उसके बाद 1893 में बने, और उसके बाद 1906 में बने थे। और ये 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें स्वराज की मांग रखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना है। एक सवाल आता है कांग्रेस की, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो वो पहले भारतीय हमारे दादा भाई नौरोजी ही थे। और कब चुने गए ये चुने गए 1892 में। किस पार्टी की तरफ से चुने गए? उदारवादी पार्टी की तरफ से। उदारवादी पार्टी की तरफ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब इनके अगर कुछ पत्र बताऊं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने चलाए थे, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र हैं और दोनों गुजराती भाषा में हैं। तो सबसे पहला है रोस्त गुफ्तार। रोस्त गुफ्तार, ये भी गुजराती में था। और दूसरा इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने चलाया था जन जागरूकता फैलाने के लिए, दूसरा पत्र इनका है सत्यवादी।
दादा भाई नौरोजी के दो बहुत फेमस समाचार पत्र या मैगजीन है, जिसमें पहले का नाम है राष्ट्र गुफ्तार या रोस्त गुफ्तार और अगला है सत्यवादी, और दोनों गुजराती भाषा में है। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हमने देख लिए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये पहले फारसी भी हैं। अगर कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष पूछें तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में लगातार हुआ है अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887। तो इसमें जो पहले अध्यक्ष थे वो पहले मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ये यहाँ पे नाम लिखा गया है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछेंगे तो ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में। शुरुआत के 4 या 5 अधिवेशन तो हमें लगातार याद करने ही करने हैं किसी भी हालत में। और ये पहले मुस्लिम थे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले अध्यक्ष कांग्रेस के WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम हैं। अगर पूछे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष या पहले, अगर चौथा अधिवेशन देखें तो ये हुआ है पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87, तो चौथा 88 में। तो इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ये क्यों याद रखने हैं, ये फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष हैं। फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष, फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक पांचवा अधिवेशन भी याद रखना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन हुआ है, अगर लगातार गिने 85 से तो 89 बनेगा वो। इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, जिसने एओ ह्यूम की जीवनी भी लिखी है। विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, ध्यान रखेंगे। और ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट, ये अधिवेशन हमारा फिर से एक बार बम्बई में हुआ था। उस टाइम पे मुंबई को बम्बई कहते थे। और ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने कब भाग लिया, 5वें अधिवेशन में। ये अधिवेशन कब हुआ था, 1889 में। अध्यक्ष कौन थे, विलियम वेडरबर्न। अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। तो उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय, अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, रिपन, कैनिंग, डफरिन या इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था। 1857 की क्रांति में हमने पढ़ा था, क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया था, जिसका नाम था वायसराय, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रानी का प्रतिनिधि। तो सवाल है, कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 के टाइम पे, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है रिपन, कैनिंग, डफरिन या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे सवाल का सही जवाब है डफरिन। डफरिन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरिन। अब कुछ जानकारियां मैं आपको डफरिन के बारे में देना चाह रहा हूँ। डफरिन का अगर कार्यकाल आपसे पूछें तो ये है 1884 से 1888 तक, ध्यान रखेंगे। इसी के टाइम पे 1885 में ही, डफरिन के टाइम पे ही एक फंड स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड। इसी ने स्टार्ट करा था, लेडी डफरिन फंड स्टार्ट करा था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हमारे भारत की, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, 1887 में बनी थी। तो ये डफरिन के टाइम पे ही बनी थी। डफरिन के समय पे ही 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, यहाँ पर बहुत सारे बेहिसाब पॉइंट मिलने वाले हैं आपको, तो तैयार रहें आप सभी लोग। चौथा सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ऑप्शन है 1907, 1896, 1917 या इनमें से कोई नहीं। 1907,
1896, 1917 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, मैं टाइम देख रहा हूं। तो चौथा सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में या किस वर्ष के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है 1896 में। ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था जिसमें हमने वंदे मातरम गाया था। ये वंदे मातरम हमारे भारत का वर्तमान में राष्ट्रगीत है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है, ये वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? अगर इस अधिवेशन के बारे में कुछ और जानकारियां देखें तो 1896 का अधिवेशन जिसमें हमने वंदे मातरम गाया था, इसके अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। रहीम तुल्ला सयानी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था अगर पूछेंगे हमसे, तो ये अधिवेशन हमारे कलकत्ता में हुआ था। ये अधिवेशन हमारा कलकत्ता में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद है आपने पॉइंट जरूर नोट कर लिए होंगे। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी रहीम तुल्ला सयानी जी ने। अब वंदे मातरम आ गया, अगर यहीं पर सवाल आ जाता वंदे मातरम की जगह पे हमारा जनगण मन, जनगण मन जो हमारा क्या है, राष्ट्र गान है, नेशनल एंथम, तो ये कब गाया गया? तो अगर राष्ट्रगान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमने कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया था। अधिवेशन 1911 में हुआ था। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने। बिशन नारायण दर। हम सवाल क्या कर रहे हैं? राष्ट्रगान के बारे में, जनगण मन। कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में 1911 में हमने जनगण मन गाया था। यह अधिवेशन भी हमारा कलकत्ता में ही हुआ था। यह अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर जी ने। बिशन नारायण दर जी ने। और जनगण मन के हमारे राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। उम्मीद है सारे पॉइंट आप नोट जरूर कर रहे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपके लिए है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ये कमेंट बॉक्स में बाद में देंगे आप, लाइव चैट में आंसर नहीं देना इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ये भी आपने बताना है। अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए। 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 सभी लोग जवाब देते रहेंगे। ऑप्शन है नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो 5वें सवाल का सही जवाब है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी हैं। अब पहले इन्हीं के बारे में सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की 1917 में और ये कांग्रेस का था 32वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 32वां अधिवेशन। अगला सवाल फिर से, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, आप बताएंगे इसके बारे में। 1917 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी और इनका नाम है एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में आपको कुछ जानकारियां दूं। इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग, होम रूल स्वशासन आंदोलन चलाया था इन्होंने। ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन चलाया था इन्होंने। आज़ादी के टाइम पे इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पत्र निकाले थे, मैगजीन निकाली थी, जिनमें एक का नाम है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के जो फेमस पत्र हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। एक है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ
कॉमन विल, कॉमन विल। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट करे होंगे। अब है यहाँ पर सरोजिनी नायडू भी दे रखा है। अगर यहीं पर कांग्रेस सवाल हो जाता है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। एक बार फिर से वही पॉइंट, ये अधिवेशन कब हुआ था? ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। किस वर्ष हुआ था अगर पूछेंगे तो ये हुआ था 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था अगर पूछेंगे अधिवेशन? कानपुर में हुआ था। ये अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब बनी? 1925 में बनी। ये अधिवेशन हमारा 40वां अधिवेशन था और ये अधिवेशन हमारा कानपुर में हुआ था। ये अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया माफ करें, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और ये जो हमारे देश का वर्तमान में झंडा गीत है, हमारे देश का झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको भी गाया गया था पहली बार। तो कितने इंपॉर्टेंट सवाल बन गए देखिए। 1896 में हमने वंदे मातरम गाया था पहली बार। 1911 में हमने जनगण मन गाया था। और 1925 में हमने पहली बार अपना झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया था। तो सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब सरोजिनी नायडू के बारे में अगर इनका उपनाम मैं आपको बताऊं तो इनको भारत की कोकिला कहते हैं। भारत की कोकिला कहते हैं। और ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी अगर ये कहेंगे तो ये बनी थी हमारे उत्तर प्रदेश की। एक इनका बहुत फेमस कथन भी है राज्यपालों के लिए। इन्होंने राज्यपाल जो हमारे यहाँ पद है उसके लिए एक कथन कहा था हमारी सरोजिनी नायडू ने। उन्होंने कहा था, राज्यपाल पिंजड़े में कैद सोने की चिड़िया के समान है। राज्यपाल पिंजड़े में कैद सोने की चिड़िया के समान है। यह कथन किनका है अगर कहेंगे? यह कथन है हमारी सरोजिनी नायडू का। ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फिर से, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ था? 1924, 1929, 1939 या इनमें से कोई नहीं? 1924, 1929, 1939 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मैं बताऊंगा। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था। छठा सवाल है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में। यह था कांग्रेस का 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन। अब इसमें समस्या क्या हुई थी, इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष। हरिपुरा में हुआ था यह अधिवेशन। यह था 51वां अधिवेशन। अब जब कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ 1939 में, तो आज तक जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो सर्वसम्मति से बने थे। तो 52वें अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस में अध्यक्ष पद चुनने के लिए चुनाव हुआ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनना चाह रहे थे और गांधी जी बनाना चाहते थे अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी को। पट्टाभी, ये सारी कहानी 1939 की बता रहा हूँ मैं। गांधी जी अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे पट्टाभी सीतारमैया जी को। लेकिन जब 1939 में जब चुनाव हुआ था तो इसमें हमारे नेताजी जीत गए। तो जैसे ही नेताजी जीते, गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो गांधी जी के इन्हीं कथनों से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में आहत हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस का पद छोड़ दिया। तो इसी घटना को त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। यह संकट हुआ था 1939 में। और लेकिन लास्ट में अध्यक्ष कौन बने अगर पूछेंगे, यह अधिवेशन कौन सा था? 52वां अधिवेशन था। अगर पूछे 1939 का जो त्रिपुरी संकट हुआ था जिसमें हमारे नेताजी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था,
तो अंत में अध्यक्ष बने कौन थे? अंत में अध्यक्ष बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। 52वां अधिवेशन 1939 में, 51वां अधिवेशन 1938 में। तो 50वां अधिवेशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको भी बता देते हैं। तो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ होगा ये 50वां अधिवेशन? 1937 में। ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कांग्रेस के 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ, जिसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार कोई अधिवेशन कांग्रेस का किसी गांव में हुआ। और कौन से गांव में हुआ अगर कहेंगे तो यह अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र का एक गांव है फैजपुर। फैजपुर महाराष्ट्र। उम्मीद है आपको सारे अधिवेशन ध्यान रहे होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। 50वां अधिवेशन फैजपुर में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार गांव में हुआ। 51वां अधिवेशन, इसमें हमारे नेताजी अध्यक्ष बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हरिपुरा अधिवेशन था, गुजरात में हुआ था। 52वां अधिवेशन चुनाव हुआ पहली बार, जिसमें नेताजी जीते, लेकिन गांधी जी से आहत हो गए वो, और बाद में अध्यक्ष बने हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कांग्रेस में, इससे पहले भी बहुत बार संकट आए हैं। या कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में आज तक 2 बार विभाजन हुआ था आज़ादी से पहले। सबसे पहला हुआ था 1907 में, यह अधिवेशन हुआ था सूरत में। अगर आप 85 से लगातार 1907 तक सन गिनेंगे तो ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन बनता है। कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन हुआ 1907 में, यह अधिवेशन हुआ था सूरत में, और यह अधिवेशन था हमारा 23वां अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी घोष जी, हाँ बोस ने, रास बिहारी घोष ने। यहाँ पर नरम दल और गरम दल का कॉन्सेप्ट आया था, तो उनके बीच में आपस में ही संघर्ष हो गया था। नरम दल वाले क्या थे? वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से बात करके, यानी पत्राचार करके, उनको पत्र लिखकर अपनी बातें उन तक पहुंचाकर अपनी बातें मनवाएं। लेकिन गरम दल वाले चाहते, उन्हें पता था भैया ऐसे इनको पत्र लिख के, कहानियाँ लिख के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हमें अब क्रांति करनी ही पड़ेगी आज़ादी के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर भी झगड़ा फसाद हो गया था। इसी के बाद में क्या हुआ था? यह अधिवेशन रद्द हो गया था। तो 1907 का जो 23वां अधिवेशन था, एक बार फिर से हुआ ये 1908 में, और ये अधिवेशन हुआ मद्रास में। ध्यान रखेंगे, मद्रास में हुआ था। और यहाँ पर एक काम और किया गया, काम ये किया गया, कांग्रेस का संविधान बनाया गया। संविधान यानी कुछ नियम कानून बनाए गए कि किस प्रकार कार्रवाई चलेगी। तो हम देख रहे थे कांग्रेस का विभाजन 1908 में। अब जैसे ही 7 में, जैसे ही इनका विभाजन हुआ तो 1916 में ये एक हो गए थे। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, या लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना है, कांग्रेस फिर से एक हो गई थी, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। उसी के साथ 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो गया था। और ये जो 1916 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने, इसकी अध्यक्षता करी थी। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ। तो कांग्रेस का अगर पूछें दूसरा विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ है 1918 में। एक बार फिर से इनमें फूट पड़ गई। यह 1918 का विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन क्या होता है? कुछ अर्जेंट काम अगर आ जाए। वैसे कांग्रेस की हमेशा मीटिंग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, खासकर 28 तारीख को होती थी। लेकिन कभी विशेष काम आ गए, कोई विशेष काम आ गए, तो उसी के लिए क्या होता था? विशेष अधिवेशन होते थे। तो 1918 के विशेष अधिवेशन में एक बार फिर से कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यह अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो कांग्रेस के अभी तक 2 विभाजन हुए हैं, एक 1907 में सूरत, दूसरा 1918 में मुंबई में। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट ज़रूर नोट करे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। 7वां सवाल है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ?
कांग्रेस के किस अधिवेशन में या कहाँ के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन है कानपुर, कलकत्ता, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। कानपुर, कलकत्ता, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो 7वें सवाल का सही जवाब है कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जारी हुआ था। यह अधिवेशन था हमारा 44वां अधिवेशन। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे नेहरू जी ने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी अधिवेशन के कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर हमारा तिरंगा फहराया था। इसी अधिवेशन के कुछ दिनों बाद, डेट क्या है, 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था, और इसको भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित करा था। 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित करा था इसी दिन। उम्मीद है सारे पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे, नोट करने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आज़ादी से पहले अगर बात करें, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आजादी से पहले की बात हो रही है ये। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, NONE, नन। तो 8वें सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लगातार 45 तक अध्यक्ष रहे थे। क्यों? 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन, और ये हुआ था रामगढ़ में। अब उस टाइम पे हमारे देश में भी क्या हो रहा था? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। और विश्व में भी देखें तो विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ था, 1940 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इस बीच हमारे अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। तो सवाल अगर पूछेंगे कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। एक सवाल आता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे युवा अध्यक्ष भी हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी ही रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद जी। ये कब बने थे अध्यक्ष? 1923 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ये अभी तक आज़ादी से पहले की अगर बात करें, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। अब अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम वो अलग है हमारे, वो अलग व्यक्ति हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, इनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण, आज़ादी के टाइम पे दो बहुत महत्वपूर्ण इनके समाचार पत्र थे या मैगजीन थे। तो एक है अल हिलाल और अगला है अल बिलाग। अल बिलाग। तो इनके प्रमुख पत्र हैं अल हिलाल और अल बिलाग। और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही हैं। अगला पॉइंट अगर देखें, 1992 में इनको मरणोपरांत यानी इनके निधन के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण इनके बारे में पॉइंट है, इनकी एक प्रसिद्ध किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बात हो रही है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अगले सवाल पे चलते हैं। नवा सवाल, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह कथन किनका था? लाला लाजपत राय, तिलक जी या बाल गंगाधर तिलक जी, करजन या इनमें से कोई नहीं? कुछ पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको संपूर्ण कहानी समझ में आएगी। तो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, नवा सवाल, इसका सही जवाब है हमारा लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो तिलक जी ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, इनकी उपाधि है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो इन्होंने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो 9वें सवाल का सही जवाब है लाला लाजपत राय जी। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब तिलक जी ने क्या कहा था? तिलक जी ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हमें लगातार प्रयास करते रहने चाहिए, एक बार मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और करजन ने क्या कहा था? करजन ने कहा था भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यानी उसको कांग्रेस का विनाश चाहता था। और कांग्रेस शब्द का अर्थ मैं आपको शायद बताना भूल गया हूं। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। और एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं, सवाल पूछ सकते हैं निम्न में से किस देश की संसद का नाम कांग्रेस है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन, पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन, पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, उम्मीद है आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। अभी वीडियो देखते देखते अगर चाहें तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बाद में दोबारा भी सुनकर आराम से नोट्स बनाए जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है, सवाल भले हमारे 10 हैं लेकिन मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको बता दी है और उससे एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए हैं। किसी भी किताब में इतने पॉइंट आपको मिलेंगे, किसी अच्छी से अच्छी किताब में भी। और बाकी पूरी डिटेल में सीरियल वाइज कहानी आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि सवाल ऐसे बनाए जाएं कि कहानी सीरियल वाइज चले दिमाग में। तो 10वां सवाल है कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ये वही सीतारमैया जी हैं जो 1939 में कांग्रेस के लिए पहली बार चुना हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ कौन उठे थे? पट्टाभी सीतारमैया जी उठे थे। गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारमैया जी का जो हार है वो मेरी हार है। तो ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। आज़ादी के बाद जब 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इनका जन्म वैसे आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ किताबें अगर मैं आपको बता दूं तो एक किताब तो ये हो गई कांग्रेस का इतिहास, अगली है गांधी और गांधीवाद, गांधी और गांधीवाद। अगली किताब है इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सभी लोग सारे पॉइंट जरूर नोट करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने लगातार इस सीरीज को फॉलो करना है, आपको बहुत फायदा। किसी भी पेपर में आराम से सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जल्दी से सेशन समाप्त करने से पहले एक बार सभी सवालों के जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल, कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम। दूसरा सवाल, कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा सवाल, कांग्रेस स्थापना के समय वायसराय कौन था? वायसराय डफरिन था। अगला सवाल, चौथा सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? चौथा सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? 1896, ये कलकत्ता में हुआ था। अगला सवाल है,
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय कहेंगे तो सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट आपको पता ही चल गया होगा, नेताजी छोड़कर चले गए थे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में। अगला सवाल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? ये लाहौर में पारित हुआ, 1929 में हुआ। अध्यक्ष हमारे नेहरू जी थे। आठवां सवाल कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी प्रमुख पुस्तक का नाम अभी बताया था मैंने आपको, इंडिया विंस फ्रीडम। आठवां सवाल है, अच्छा ये तो कर चुके हैं। नवां सवाल है कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह कथन किसका था? यह कथन था हमारे लाला लाजपत राय जी का। तिलक जी का कथन क्या था? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था भारत में रहते हुए मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कांग्रेस का शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, यानी उसकी समाप्ति में मदद करूं। 10वां सवाल है कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारमैया। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लगातार बने रहना है, हम ऐसी वीडियो आपके लाते रहेंगे। कल सुबह 10 बजे परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रात 8 बजे हम उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सीरीज देखेंगे। तो सभी लोग इससे जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुछ और भी बहुत बढ़िया प्लान करे मैंने आपके लिए, पहले ये चीज़ें निपट जाएँ तो उन्हीं की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।